हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल एजू बर्ड। आज हम हमारे चैनल एजू बर्ड के ऊपर आपके लिए काफी ऑफिशियल और लेटेस्ट न्यूज लेके आए हैं। इस न्यूज के बारे में हम पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। हमारी सबसे पहले जान लेते हैं कि लेटेस्ट न्यूज क्या है। जी हाँ, इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी जिसकी मंजूरी दी गई है, यह क्या है? नई शिक्षा नीति 2020। यह शिक्षा नीति इंडिया अब अपनाएगा, इसकी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट में इसका फैसला ले लिया गया है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति क्या है और यह इसके लाने की जरूरत क्यों पड़ी। आप सभी को पता है कि इंडिया में शिक्षा नीति पिछली बार 1986 में लाई गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति लेके आ रही है हमारी भारत सरकार, जो कि काफी जरूरी है क्योंकि इतने लंबे समय से बहुत ज्यादा शिक्षा में बदलाव हुए हैं, बहुत ज्यादा जनरेशन में चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे को नई शिक्षा लाने की काफी हद तक बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब हम बात कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किसने बनाया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हमारे कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में बनाया गया है। कस्तूरी रंगन कमेटी के नेतृत्व में बनाया गया है। यह कस्तूरी रंगन कौन है? आपके एक इसरो के वैज्ञानिक रह चुके एक शिक्षाविद है। मतलब एक शिक्षाविद है जिनको शिक्षा की काफी अच्छी नॉलेज है और ये इसरो के अंदर एक वैज्ञानिक रह चुके हैं। उनकी कमेटी के नेतृत्व में यह फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, यह पॉलिसी तैयार की गई है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों इसकी लाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि हमारा शिक्षा का फ्रेमवर्क काफी पुराना हो चुका था और उस फ्रेमवर्क का मैच हमारे मॉडर्न जो टाइम है उसके साथ मैच नहीं हो रहा और वो शिक्षा का स्तर काफी लो हो चुका है। और आप सभी को पता है 2014 में भी एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स थी उनका सभी का रिवीजन हुआ था, उनमें नई नई चीजें ऐड की गई थी, अपडेट किया गया था, लेकिन वो भी काफी नहीं है। तो अब हम जान लेते हैं इसमें क्या नया है और क्या अलग है। इस शिक्षा नीति में क्या नया है और क्या अलग है, यह जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो के अंदर बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जितने भी देश के आपके तकनीकी संस्थान हैं उनमें हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही पढ़ाई करते थे, टेक्नोलॉजी की ही स्टडी करते थे। उन तकनीकी संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी अब पढ़ाए जाएंगे। जितने भी आपके आईआईटीज हैं, बीटेक कॉलेज हैं, मतलब जितने भी टेक के और साइंस के कॉलेज हैं, उन सभी के अंदर आपको आर्ट्स की और ह्यूमैनिटीज की भी पढ़ाई भी कराई जाएगी। अब एक और बात देख लेते हैं कि इस पॉलिसी के तहत जो आपका MHRD मंत्रालय है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसका नेम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। मतलब एक ये भी बड़ा बदलाव किया गया है, MHRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। अब और बात कर लेते हैं, जैसे आपके जितनी भी आईआईटीज हैं, जितनी भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही स्टडी पढ़ते थे और उसके अलावा हम सिर्फ टेक के ही कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे। लेकिन अब एक काफी होलिस्टिक अप्रोच के साथ, मतलब काफी डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी हम इसके अंदर पढ़ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं जैसे इसके अंदर और क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक बदलाव किए गए हैं। सबसे आपका बड़ा क्वेश्चन है कि जो मौजूदा पढ़ाई है और जो नया सिस्टम लाया जाएगा उसके ढांचे में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात, जो मौजूदा सिस्टम आपका चल रहा है और जो नई पॉलिसी आएगी उसके ढांचे में पूरी तरह से बदलाव किया गया है। क्योंकि आपका मौजूदा सिस्टम 10+2 पर बेस्ड है, जिसका मतलब क्या हुआ, एक 6 साल का बच्चा पहली क्लास में बैठता है और 16 ईयर तक होने तक वह 10वीं कक्षा कंप्लीट कर लेता है और फिर वह +1 और +2 को कंप्लीट करता है, जिसमें आपके स्ट्रीम्स होते हैं +1 +2 में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। जो नया सिस्टम है, जो नई पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी, उसको हमने 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। आप ग्राफ के अंदर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। जैसे पहला सिस्टम है आपका फंडामेंटल स्टेज, जो कि 5 साल का है। मतलब इस 5 साल में बच्चे को, जैसे जो बच्चा हमारा 3 साल का स्कूल में या आंगनवाड़ी में या प्ले स्कूल्स के अंदर जाना शुरू कर देता है, तो क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर हमें
3 साल तो उसके नर्सरी क्लास के लिए उसको पढ़ाया जाएगा, और 2 साल मतलब 2 साल जब वह 7वीं और 8वीं 7 वर्ष का और 8 वर्ष का हो जाएगा तो वह कक्षा पहली और कक्षा दूसरी मतलब स्टैंडर्ड फर्स्ट और स्टैंडर्ड सेकंड के अंदर उसमें पढ़ेगा। तो उसमें क्या होगा, इसको मल्टी लेवल की प्ले मतलब जो बेसिकली बच्चे के बचपन में जो खेल होते हैं उनको सिखाया जाएगा, एक्टिविटीज सिखाई जाएंगी, मतलब खेल खेल में इंटरेक्टिव एक्टिविटीज के अंदर उसको सिखाया जाएगा। ज्यादा कुछ इसके अंदर डिटेल में बताने का नहीं है, मतलब खेल खेल में उसको सिखाया जाएगा। पहले 5 साल हमने पढ़ लिए जिन्हें हमने बोला फंडामेंटल स्टेज। अब आपका सेकंड स्टेज है प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज क्या है, यह बेसिकली आपका 3 साल का है। प्रीपरेटरी स्टेज आपका क्या है, 3 साल का है। इसमें आप जैसे हमने कक्षा 2 तक फंडामेंटल स्टेज में बच्चे ने पढ़ लिया था, अब आता है कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 मतलब स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 और स्टैंडर्ड 5। इसके अंदर बच्चा क्या सीखेगा कि वह आम बोलचाल की भाषा में इसको पढ़ेगा, और मतलब बेसिक भाषा की ज्ञान होगा उसको मातृभाषाएं में, और क्षेत्रीय भाषाएं जितनी भी आपके क्षेत्र में जो क्षेत्रीय भाषाएं चल रही हैं जैसे पंजाबी है, तमिल है, उड़िया है, बंगाली है, इस तरह की 8 भाषाओं के अलावा कन्नड़ी, उड़िया और बंगाली भाषाएं भी जोड़ी गई हैं। मतलब लगभग आपकी 11-12 क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनके अंदर आपको पढ़ने में मिलेगा। पहले आपको क्या होता था, ऑनलाइन लर्निंग है या आपकी जैसे स्कूल में लर्निंग है, या तो सिर्फ आप हिंदी मीडियम में पढ़ते थे या सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, उसके अलावा आप क्षेत्रीय भाषा में पढ़ पाओगे। जो हमारा तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास, इसमें मेनली आपका फोकस भाषा के ऊपर और संख्यात्मक गणित के ऊपर रहेगा। मतलब सिर्फ आपको बेसिकली भाषा का ज्ञान और जो गणित है आपका उसका ज्ञान के ऊपर आपको फोकस रहेगा, और इंटरेक्टिव एक्टिविटीज के ऊपर भी काफी फोकस रहेगा। जितनी भी आपकी करिकुलम एक्टिविटीज है, प्लेइंग है, जैसे किसी बच्चे को अगर खेल में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर प्लेइंग के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। इस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर काफी ध्यान दिया जाएगा। अब सेकंड स्टेज है आपकी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज आपकी मेनली 3 साल की है। मिडिल स्टेज आपकी मेनली 3 साल तक की है। मतलब अब बच्चा कक्षा 5 पूरी कर चुका है, उसने क्या क्या सीख लिया है, उसने जर्नली ABCD की मतलब बेसिक सी लैंग्वेज सीख ली है, इंग्लिश की बेसिक सी अपनी मातृभाषा सीख ली है, और बेसिक सी उसने मैथ की कैलकुलेशंस सीख ली है। मतलब बेसिक उन्होंने लैंग्वेज और मैथ को सीख लिया है। अब वह 6ठी क्लास में आ चुका है, मतलब 6th स्टैंडर्ड में आ चुका है। अब वह 3 साल तक इसी स्टेज में रहेगा जिसको हमने बोला है मिडिल स्टेज। 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास, इस क्लास में मेनली वह आकर इस स्टेज के अंदर 6ठी कक्षा के अंदर आकर उसके क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, आर्ट, साइंस और ह्यूमैनिटीज। जो भी ये 4-5 सब्जेक्ट उसको 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ने को मिलेंगे, और वो भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होंगे ये सब्जेक्ट आपके। ऐसे नहीं है कि उनको थ्योरेटिकल पढ़ा दिया गया है और सिर्फ थ्योरी के ऊपर ही उनका पेपर सेट कर दिया गया है और उन्हीं के ऊपर उनको पढ़ाई करवाई जा रही है। ऐसा नहीं, पहले वह क्लास में पढ़ेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और इसके लिए हमारी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट वर्चुअल लैब्स भी बनाएगी। वर्चुअल लैब्स का मीनिंग क्या हुआ, मतलब ऐसी लैब तैयार करेगी जिनके अंदर आपको विजुअलाइजेशन के तरीके से बिल्डिंग्स, जिस भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाएगी। और वर्चुअल लैब्स क्या होंगे आपके ऊपर, मतलब डिस्प्ले तैयार करेंगे। इस जैसे हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ लिया लाल किले को, तो वर्चुअल लैब्स के अंदर आपको 3D इमेज दिखाई जाएगी लाल किले की, तो उसके अंदर आप समझ पाओगे कि आपका लाल किला कहां पर सिचुएटेड है, उसकी लोकेशन क्या है और उसकी कंडीशन अब क्या है। अब आप समझ चुके होंगे इन सब्जेक्ट के ऊपर आपका मेनली फोकस रहेगा। और ये सब्जेक्ट और 6ठी क्लास से एक और शुरू कर दिया जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, जो कंप्यूटर के आपके कोर्सेज हैं जिनको आप बेसिकली ग्रेजुएशन के कोर्सेज के अंदर जाकर शुरू करते थे, उनको आपको 6ठी क्लास से ही शुरू कर दिया जाएगा, जिनको हम बोलते हैं कोडिंग या डिकोडिंग। जिससे क्या होगा, हमारे देश का बच्चा भी चाइना के
बच्चों की तरह, जापान के बच्चों की तरह बचपन में ही एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर देगा, सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर देगा, एप्लीकेशंस बनाने शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारी स्टडी में एक नई क्रांति आएगी और बच्चे के स्किल्स डेवलप होंगे। और 6ठी क्लास से ही इंटर्नशिप लगा दी जाएगी बच्चों की। इंटर्नशिप का मतलब क्या है कि अगर बच्चा पढ़ते पढ़ते मान लिया उसने 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा किसी भी सब्जेक्ट से कर ली, उसने अपने डांसिंग को साथ में लिया, उसने अपने डिकोडिंग को साथ में लिया, सॉफ्टवेयर लर्निंग को साथ में लिया, इस तरह के सब्जेक्ट को अगर उसने सीख लिया, फिर वह क्या कर सकता है, इंटर्नशिप के लिए उसको जहां पर सिखाया जाएगा। इंटर्नशिप जैसे हमारे जॉब से पहले इंटर्नशिप लगा दी जाती है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, इसी तरह की इंटर्नशिप अब 6ठी कक्षा से ही शुरू कर दी जाएगी, वो भी आपके स्कूलों के अंदर ही। तो आपने सीखा कि 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। जो कि बड़े बदलाव आपके किए गए हैं वो एक स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स और जितने भी मतलब शिक्षा से रिलेटेड आपका पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर के ऊपर इस जो नया सिस्टम है, एजुकेशन पॉलिसी है, उसका बहुत बड़ा बदलाव हम देखेंगे और काफी अच्छा फ्यूचर बच्चों का हमें देखने को मिल सकता है। जो भी बच्चा आपका अगर पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा, इस एजुकेशन पॉलिसी का दावा है कि वो उस बच्चे को बहुत बेहतरीन लेवल की जीवन स्तर पर लेके जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं सबसे आपकी सेकेंडरी स्टेज, जो कि सेकेंडरी स्टेज आपकी कही जाती है 4 साल की, जिसके अंदर हम 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की बात करेंगे। 9वीं क्लास से हम बात कर लेते हैं। हमारे जो मौजूदा सिस्टम है उसमें हम मेनली क्या पढ़ते हैं, 9वीं और 10वीं क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, जो आपके कॉमन से सब्जेक्ट हैं, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, या फिर आपके एसएसटी है, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब बेसिक से सब्जेक्ट हैं, आपको वो सभी पांचों के पांचों मेन सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन जो ये 9th और 11th 12th का क्या सिस्टम था, 11th 12th का सिस्टम है जिसके अंदर हमारे को स्ट्रीम्स दी गई है, साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, इन स्ट्रीम को ही हमें चूज करना पड़ता है, इनसे बाहर हम नहीं पढ़ सकते। तो अब जो मौजूदा सिस्टम है उसमें क्या किया गया है, 9वीं कक्षा से ही अपने मन मर्जी के सब्जेक्ट चुनने की आजादी दी गई है। मतलब क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट एक ऐसा पूल बनाएगी जिस पूल के अंदर आप अपनी मन मर्जी के सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं और उनके ऊपर काफी अच्छे तरीके से मास्टरी के लिए ही अभी से स्टडी तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया किसी भी बच्चे का फिजिक्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, उसका फिजिक्स के साथ हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसका फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वह अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है और उस सब्जेक्ट के साथ किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वह कर सकता है। कॉम्बिनेशन किस किस चीज का कर सकता है, जो आपकी करिकुलम एक्टिविटीज है, मतलब करिकुलम सब्जेक्ट है, जो कि आपके सब्जेक्ट होते हैं, उनको भी चूज कर सकता है। और जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एक्टिंग, इस तरह की जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, उनको भी इस सब्जेक्ट के साथ कंबाइन करके बहुत अच्छे तरीके की पढ़ाई वह शुरू कर सकता है। और यह स्टेज आपकी मेनली 4 साल की है, जिस स्टेज के अंदर बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से इन सभी सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाएगी और काफी अच्छी पढ़ाई यहाँ पर कर सकते हैं। और यह पढ़ाई बेसिकली आपकी थ्योरेटिकल ही नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होगी और इंटेलेक्चुअल होगी, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाई होगी। एक तरह से पूरा बुनियादी ढांचा बदल के नई लैब्स शुरू की जाएंगी, नए सिस्टम लाए जाएंगे, स्कूलों के अंदर सुधार किए जाएंगे। जितने भी इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, टीचर हैं, आपके जितना भी पूरा स्टाफ है आपके स्कूल के अंदर या आपके गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, जितना भी सिस्टम है, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन सभी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाएगी इस बहुत अच्छे तरह की पढ़ाई को पढ़ाने के लिए। तो हमने सीखा कि 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। इसमें मेनली आपके स्ट्रीम्स को बंद कर दिया गया है और स्ट्रीम्स के अलावा हम कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं और कोई भी जो आपका बेसिक सब्जेक्ट नहीं है, जो आपकी एक्टिविटीज हैं, उनको भी हम चुन सकते हैं, उनकी भी हम पढ़ाई कर सकते हैं।
एक और बड़ा बदलाव किया गया है, जहां पर आपका यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर एडमिशन आपका परसेंटेज बेस के ऊपर होता था। वहां पर एक और बड़ा बदलाव किया गया है कि आपका एंट्रेंस ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम रख दिया गया है और इसकी टेस्टिंग नेशनल एजेंसी को दी गई है ताकि इसमें कोई गड़बड़ घोटाला ना हो। मतलब आपको किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको सब्जेक्ट की या आपके कोर्स की अच्छी नॉलेज है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, बेशक आपके मार्क्स कम आए हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज अच्छी है तो इसका मतलब आप किसी भी मन चाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपके बच्चे को या आपको 90% या 95% मार्क्स भी आए हैं, तब भी हो सकता था आपको इंडिया के टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन ना हो और अच्छे अच्छे कॉलेजेस से ताकि फिर भी रह सकते थे। और क्या होता था, बच्चों को मतलब 90% मार्क्स में भी वो काफी दुखी रहते थे क्योंकि उनकी एडमिशन की लिस्ट 94, 95, 96 पर रह जाती थी। उसमें काफी बड़ी परेशानियां का सामना कर रहे थे बच्चे। एक और मतलब भारत इस बार हमारी केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वह शिक्षा के ऊपर जीडीपी का 6% खर्च करेगा। मतलब आज तक वो जीडीपी का खर्च सिर्फ 4 या 4 के लगभग ही कर रहा था और अब केंद्र सरकार 2% और अधिक ज्यादा शिक्षा के ऊपर खर्च करेगी, जिससे क्या होगा, हमारा शिक्षा का स्तर और भी ज्यादा ऊपर उठेगा। अब तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी आपकी शिक्षा के संस्थान हैं, उन शिक्षा संस्थानों में आपका पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के ऊपर जोर दिया जाएगा। मतलब सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, इस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर भी आपका काफी ध्यान दिया जाएगा और उनके अंदर भी आपका डेवलपमेंट कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर कि हायर एजुकेशन के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। हायर एजुकेशन यानी 12th के बाद जो भी एजुकेशन आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उससे आगे की जो पढ़ाई करते हैं आप, उसके लिए इस नए सिस्टम के अंदर क्या क्या फेर बदलाव किए गए हैं। सबसे पहली बात, हमारे इंडिया के अंदर 26.3% बच्चे ही हायर एजुकेशन के लिए एनरोलमेंट करते हैं, जो कि काफी हद तक बहुत कम संख्या है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि 2035 तक इस प्रतिशत संख्या को बढ़ाकर 50% कर देने का लक्ष्य ठाना है, जो कि मतलब 50% तक यह एनरोलमेंट बढ़ा दिया जाएगा। और हायर एजुकेशन के लिए बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला बदलाव मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम लेके आया है। इस सिस्टम के तहत जैसे मौजूदा सिस्टम में अगर कोई बच्चा मान लिया आपका ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और किसी मजबूरी के तहत या किसी कारणवश वह उस कोर्स को छोड़कर जा रहा है, तो उस दोबारा कोर्स को करने के लिए उसको फिर से 3 साल के लिए कंप्लीट कोर्स उसको करना पड़ता है। लेकिन यह जो नया सिस्टम है उसके तहत अगर बच्चा 1 साल तक वह पढ़ाई करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वह 2 साल तक पढ़ाई करता है तो डिप्लोमा उसको मिलेगा, और अगर 3 साल तक पढ़ाई करता है तो उसको मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और फिर अगर वह 4 साल तक कंप्लीट करता है तो मतलब चौथी साल के लिए उसको रिसर्च के लिए भेजा जाएगा। जो भी कोर्स उसने कंप्लीट तरीके से पढ़ा है उस कोर्स के लिए उसको रिसर्च के ऊपर भेजा जाएगा। फिर उसको कंप्लीट 4 साल का मतलब एक पूरा ग्रेजुएशन कोर्स का मतलब डीएमसी उसको मतलब डिप्लोमा उसको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। और ये बच्चों के लिए एक डिजी लॉकर बनाया जाएगा। उस डिजी लॉकर के अंदर जो भी उसने परफॉर्मेंस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर उसने की है, जो भी उसने जितना कुछ पढ़ा है, जितना कुछ उसने रिजल्ट गेन किया है, उन सभी को डिजी लॉकर के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। और जैसे कि हमारे मनी के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, ऐसा ही एजुकेशन के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। जितनी भी उसकी परफॉर्मेंस है पीछे वाली, उस सारी परफॉर्मेंस को उस क्रेडिट कार्ड के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। अब सबसे पहली बात कर लेते हैं कि एमफिल को कंप्लीटली इस सिस्टम के अंदर से खत्म कर दिया गया है। आप मास्टर डिग्री के बाद डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं। यह एक काफी अच्छा बदलाव किया है, क्योंकि बच्चे काफी, यह जो हमारा नया सिस्टम लाया गया है, यह सरकार ने अपनी तरफ से, कमेटी ने अपनी तरफ से नहीं लाया है, बल्कि जो ये नया सिस्टम है लगभग
बहुत से लोगों की राय, उनके अभिभावकों की, उनके पेरेंट्स की, उन बच्चों की जो छात्र ऑलरेडी अभी पढ़ रहे हैं, उनकी राय के ऊपर, उनके राय लेके, उनके एडवाइस लेके उसके ऊपर यह नया सिस्टम बेस्ड है। मतलब नया सिस्टम पूरी तरह से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू हेल्प द other students so that we can give you latest updates of our study. Thank you.